वोटर्स को लेकर ये बोला गया कि बंगाल में वो वोट देने के बाद बाहर जब आए तो उन्होंने बताया नहीं कि उन्होंने वोट किसको दिया, क्योंकि वो डर रहे थे। ये फैक्ट है क्या? डरते हैं वहाँ पे लोग बताने के लिए किसको वोट देखिए, ये केवल बंगाल में नहीं, ये पूरे भारत में जहाँ जहाँ पर भी, ये गुजरात में जब गोधरा कांड के बाद में हम लोग सर्वे कर रहे थे तो गुजरात में भी ये स्थिति कुछ हद तक थी। तो जहाँ पर भी वायलेंस की संभावना रहती है उन जगहों पे नॉन रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। सामान्यतः 5 से 10% नॉन रिस्पॉन्स होता है, पश्चिम बंगाल में 15 से 20%, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। बट ये एप्पल कुछ लोगों ने बोला, मतलब गुजरात को बंगाल से मतलब नहीं, कुछ लोगों ने जो है इस चीज को बोला 70% लोग कह रहे हैं नॉन रिस्पॉन्स, ये बेवकूफी की बात है। तो कहीं से भी क्यों नहीं दिया उन्होंने अपना देखिए रिस्पॉन्स, एग्जिट पोल क्यों नहीं अब क्यों नहीं दिया ये तो वो जाने, मतलब वो हम एग्जिट पोल नहीं करते, वो हमारा पॉलिसी डिसीजन 2024 के बाद से हम पोस्ट पोल करते हैं, क्योंकि हम एकेडमिक एक्सरसाइज करना चाहते हैं। बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, लेकिन उसमें 70% नॉन रिस्पॉन्स वाली बात आई डोंट एग्री विद दैट। ठीक है, इतना नॉन रिस्पॉन्स ज्यादा था, इतने सारे लोगों ने एग्जिट पोल दिया, क्या उन्होंने नॉन रिस्पॉन्स नहीं झेला? दूसरी चीज, नॉन रिस्पॉन्स ऐसी चीजों में डील करने का उसका भी एक साइंटिफिक तरीका है। मानिए हम आपसे पूछ रहे हैं आपकी राय क्या है, और आप डर के मारे नहीं बताते कि किसको वोट नहीं दिया। दे। ठीक है, डर किसका रोना? जिसकी सरकार है। हाँ ठीक है, तो मतलब मैं उल्टा हूं फिर। अगर डर किसका, जिसकी सरकार है उसका डर है। हाँ। अगर आप उस सरकार को वोट दे रहे हैं तो बताएंगे, तो आप बताएंगे, करेक्ट। तब आपको किस बात का डर है? और अगर आप उस सरकार को नहीं दे रहे हैं वोट तो आप नहीं बताएंगे कि पता नहीं इसका रिपरकशन क्या होगा। तो समझ जा भोले, तो भोले समझ जा ना। इंसान नहीं बोल रहा है तो इंसान नहीं बोल करके बहुत कुछ बोल रहा है। ये जो इंसाइट है, ये अगर आप एक्सपर्ट हैं, अगर आप पोलिंग एक्सपर्ट हैं, अगर आप पत्रकार अच्छे हैं तो इसको यूज करेंगे, तो आप इस जनता से बातचीत के इंसाइट को आप यूज करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? करना चाहिए। मेजर फैक्टर क्या था बीजेपी के विन का बंगाल में? मेरे ख्याल से मेजर फैक्टर एंटी इनकम्बेंसी का जो बढ़ रहा था धीमे धीमे, एक अगर आप सामान्य रूप से पूछेंगे तो वो मिस गवर्नेंस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का था। ये मेजर फैक्टर है, दैट्स द बॉटम लाइन। अब उसको नाम, उसमें गुस्से को तमाम तरीके से आप अलग अलग कर दें। महिलाओं का अलग अलग, देखिए वोटिंग इंटेंशन समाज के अलग अलग वर्गों में अलग अलग कारणों से होता है। महिलाओं का जो वोट छिटका, वो महिलाओं का वोट लॉ एंड ऑर्डर के कारण छिटका, और लॉ एंड ऑर्डर का कम्युनल रंग इसलिए दिया गया क्योंकि माइनॉरिटी अपीजमेंट के चक्कर में मुस्लिम वर्ग के जो क्रिमिनल एलिमेंट थे उनकी ओर से वहां के प्रशासन ने, ममता बनर्जी ने आंखें मूंद रखी थी, इसलिए उस लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर को कम्युनल रंग भी मिल गया। ये सच्चाई है, और सच्चाई वही बात है कि एक चीज से दूसरी चीज उपजी है। कम्युनल पोलराइजेशन हुआ इसलिए क्योंकि आपने न्याय सही ढंग से किया नहीं, इसलिए वो कम्युनल पोलराइजेशन हुआ। तो उस पोलराइजेशन के मूल में आपकी ही असफलताएं हैं, आपकी ही गलतियां हैं। इसके लिए आप भाजपा को दोष, कोई भी राजनीति करने आया है आपकी असफलता का दोहन करेगा, इसमें ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। लेकिन यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है वो ये हो रहा है कि जब आप 100 मीटर की रेस 2 लोग दौड़ रहे हैं, एक 30 से ही शुरू कर रहा है क्योंकि उसके पास वो लेवरेज है, दूसरा 0 से शुरू कर रहा है, तो 30 वाले के पास तो जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वो 30 वाला क्यों नहीं जीता? क्योंकि वो खरगोश था। कछुए और खरगोश की लड़ाई में कछुआ लगातार 10 साल से चरैवेती चलता जा रहा था। खरगोश को लग रहा था मैं तो तेज दौड़ता हूं, 30 पे खड़ा हूं, सो गया। उसको लगा कि आगे के जो 15-20% हैं ये तो हमारी झोली में ऐसे ही आएंगे, जाएंगे कहाँ। जनता की एक पब्लिक की ओपिनियन में या जनता के उसमें बीच में मैंने एक चीज़ बड़ी विचित्र देखी है रौनक। आप बाकी सब करा लो, एक चीज़ जो एक सामान्य से सामान्य इंसान भी अंदर से उसको डिटेस्ट करता है, वो है टेकन फॉर ग्रांटेड लेना। एब्सोल्युटली। और ये इंसानी प्रवृत्ति है। मैं रौनक को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लूँ, ये रौनक को पसंद नहीं आएगा। रौनक मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे, ये घर के अंदर भाई भाई में, पिता पुत्र में, मित्रों में, मतलब ये एक बियॉन्ड द लिमिट, सही बात है, किसी को पसंद नहीं आता। जब आप वोट बैंक्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे, आप महिलाओं को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे कि अरे पैसा तो डाल दिया है ना, 2-4 बलात्कार हो गए तो कौन सा बड़ा सिरदर्द हो गया। ये जो लाइन है, बाप रे, महिलाओं को
सारे लाभ, सब कुछ पसंद है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई भी महिला अपनी इज्जत, अस्मिता, अपनी सुरक्षा, कौन सी माँ है जो 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 अपने बच्चियों की सुरक्षा के आगे कोई भी सरकारी स्कीम को अपने बैंक में देखना चाहेगी? आप बताइए, कौन सी माँ होगी? नहीं करेगी। यहीं पर जो है मामला गड़बड़ा गया। ममता बनर्जी यहाँ से बाउंस बैक कर सकती हैं? वो टाइम है उनके पास, वो रिसोर्सेज, एनर्जी, विजन, वापस से बंगाल में आ सकती हैं? नेवर से नेवर। पहली बात तो ये कि हार में भी 40% के ऊपर वोट उनके पास में है। मुझे इतनी उम्मीद कि आप देखें आज क्या कैसे वो लेती हैं हार को, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा अगर ग्रेसफुली हार को एक्सेप्ट करके, समीक्षा करके, अपने संगठन के पास में वापस जा करके, अभिषेक बनर्जी उनके पास में अगला लाइन ऑफ सक्सेशन है। अभिषेक अच्छे वक्ता हैं, देखिए मैं अपने संसद में उनको सुना होगा, पॉलिटिक्स भी अच्छी करते हैं। तो मैं ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी दोनों डुओ की तरह देखता हूँ। मैं टीएमसी का भविष्य देखता हूँ कि क्या किस डायरेक्शन में है। आखिर तो नेताजी के जाने के बाद में भी अखिलेश ने पार्टी संभाली हुई, जबरदस्त संभाली है। शिबू सोरेन की इनएक्टिविटी के बावजूद भी हेमंत सोरेन लाइन आगे खींच के ले गए ना। तो ये ऐसा नहीं है कि सारे डायनेस्टिक, जब तक डायनेस्ट अपने भी रूटेड पॉलिटिक्स करेंगे तब तक वो चलेंगे, जब तक रूटेड नहीं रहेंगे, समझेंगे नहीं, तो उखड़ जाएंगे। ये डायनेस्टी इज नॉट ऑलवेज नेसेसरली खराब चीज़ नहीं होती ना। लोग घर में अगर सीखते हैं अपने माता पिता से अच्छे से, आप लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कीजिए, केवल ब्याज पे पैसा खाइए मत। एफडी पे पैसा अगर आप केवल ब्याज खाएंगे और मूल भी हुआ, एफडी तोड़ करके आप मूल का भी पैसा खाना शुरू कर देंगे, तो आप विचित्र स्थिति को प्राप्त होंगे। जो एग्जिट पोल करते हैं अक्सर उन पे ये इल्ज़ाम लगता है कि आप लोग जानबूझ के कुछ फिगर्स इसलिए दिखाते हो जिससे मार्केट मैनिपुलेट किया जा सके। ये आपको लगता है ऐसा होता है? दरअसल अब ये होता है कि नहीं होता, ये मैं उन्होंने पूरी तरह से नहीं कह सकता, क्योंकि सामान्य तौर पे एग्जिट पोल्स के डायरेक्शन से एक तरफ आने चाहिए, लेकिन कोई एक बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए और बाद में एक्सप्लेनर ठीक से, गलती पोल्स से होती है, लेकिन अगर एक्सप्लेन कोई स्वयं को ठीक से ना कर पाए तो वो विचित्र सी, अजीब सी स्थिति लगती है। बहुत सारे आरोप लग रहे थे उसमें, और बहुत सारे, इसलिए भी हमको लगा कि जिस चीज़ में 72 घंटे में रिजल्ट आ ही जाने हैं, तो हम क्यों उस चीज़ में अपने नाक दबाएं। हमको अगर ज़्यादा इंटरेस्ट इस बात का है कि हम साइंटिफिक ढंग से जनादेश की व्याख्या कर सके, तो हम 2 दिन और रुक जाएंगे जो हमने पोस्ट पोल किया है। हमें कोई खुजली नहीं है इस बात की कि हम उसी दिन दें, हम आराम से करेंगे। हम नतीजे, फाइनल नतीजों के आने के बाद में उसको एनालाइज करेंगे। डेटा तो हमारे पास में है ही है ना, जनादेश की व्याख्या करने के लिए। तो ये मैनिपुलेशन वगैरह और सारी चीज़ों के ऊपर आरोप जितने लग रहे हैं, सही गलत, ये मैं उस दिशा में नहीं जाना चाहता। मेरा केवल ये है कि हम उस लाइन ऑफ थॉट से या उससे हम सहज और नहीं हो रहे थे, हम अनकंफर्टेबल थे। इसलिए हमने एक पॉलिसी डिसीजन 2024 के बाद में लिया कि पोस्ट पोल करेंगे एकेडमिक एक्सरसाइज के लिए, जनादेश की व्याख्या के लिए। इस बार वोटर टर्नआउट परसेंटेज बहुत ज़्यादा था, बंगाल की बात हो रही, तो क्या रीज़न लगा आपको? यही कि भाई महिला आई और वोट दी, और महिलाओं के वोटर टर्नआउट तो पिछले 2011 के बाद से लगातार बढ़ता गया। एक्चुअली अन्ना आंदोलन के बाद से पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ा है, इसमें ओवरऑल भारत की राजनीति में, ठीक है, इलेक्शन में, ठीक है। लेकिन जो अच्छी बात या बड़ी बात है, ये है वो ये कि देश के पहले इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के पहले 6 दशकों तक 10% का जेंडर गैप होता था वोटिंग टर्नआउट में। महिलाएं कम होती थी। मतलब पहले तो एक तो इलेक्टोरल गैप होता था, मतलब 53-47 का गैप था औसतन। अच्छा। कई राज्यों में 55-45 का, मतलब 100 में 55 पुरुष और 45 महिलाएं इलेक्टोरल रोल में। अच्छा, ठीक है। पहले तो यही गैप था, टू स्टार्ट विद 10% गैप तक लगभग था। उसके बाद में टर्नआउट का गैप 10% का था कि पुरुष अगर 60% निकलने हैं तो महिला 50% निकलनी है। तो इफेक्टिवली जो फाइनल वोट पड़ते थे उसमें 60 और 40 का रेशियो हो जाता था पुरुष और महिलाओं का, ठीक है। टर्नआउट जो बढ़ा, मुझे असली सुख, असली खुशी इस बात की कि महिलाओं का टर्नआउट अब पुरुषों से ज्यादा है, और वो इतना ज्यादा कई राज्यों में होने लगा है कि फाइनल वोटिंग ब्लॉक में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा होने लगी। और ये इस देश की लोकतंत्र, राजनीति, समाज के स्वास्थ्य के लिए इतनी अच्छी बात है ये कि मैं इसको, मतलब वैसे किसी और, एक केवल आपको बहुत ही अजीब सा आंकड़ा दूंगा जिसमें
आप शायद उसके मंतव्य निकाल लें। जिस मुल्क में, अगर आप दुनिया में, जैसे वो आते हैं ना हाई HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और दुनिया के सबसे ज्यादा खुश राष्ट्र, हैप्पीनेस इंडेक्स, तमाम डेवलपमेंट इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, पीस इंडेक्स, ब्ला 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 ब्ला, तमाम दसियों आते हैं, आप उनकी लिस्ट निकालिए और उन डाटा को इस बगल में उन सारे मुल्कों के टर्नआउट, फीमेल टर्नआउट और सत्ता में महिलाओं की भागीदारी से कंपेयर कीजिए, तो आप पाएंगे टॉप 10 मुल्क वही हैं जहां पर हाईएस्ट फीमेल टर्नआउट है, और टॉप 10 मुल्क वो हैं जहां पे हाईएस्ट फीमेल पार्टिसिपेशन इन पावर है। तो ये डायरेक्ट कोरिलेशन है कि औरत खुश तो देश खुश, औरत खुश तो देश खुश, और औरत की सत्ता में भागीदारी का मतलब चाहे वोट दे करके, चाहे चुनाव जीत करके, बेहतर गवर्नेंस। क्योंकि महिलाओं के सरोकार जो हैं, सुरक्षा चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। अब तो लॉ एंड ऑर्डर ने पश्चिम बंगाल में ट्रम्प कर दिया लाभार्थी योजनाओं को, करेक्ट, लेकिन लाभार्थी योजनाएं भी चाहिए, मुद्दे चाहिए। केवल दारू का पाउच बांट करके पुरुषों को आप चुनाव जो जीतते थे वो जमाना खत्म हो गया। बढ़िया, ठीक है ना। और अब 33% जिस दिन आरक्षण आ जाएगा, उसके बाद की दुनिया की कल्पना कीजिए कि क्या भारत का लोकतांत्रिक भविष्य। मैं बहुत ही आशान्वित हूं इन दो चीजों के कारण, कि महिलाओं का टर्नआउट बढ़ना, और जब भी फीमेल रिजर्वेशन लागू होगा उसके शुरुआत के 1 दशक तक तो आपको तमाम वो सरपंच पति वाले उदाहरण चलेंगे, लेकिन 1 दशक यानी 2 जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियंस के बाद में, जब ग्रासरूट से उपजी हुई महिला नेतृत्व के हाथ में सत्ताएं आनी शुरू होगी, मुझे लगता है कि देश का लोकतंत्र बहुत बेहतर तरीके से, गवर्नेंस सुधरेगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, और लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से नापे जाएंगे अपने कामकाज के लिए।